हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 7। और आज आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा। इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ होता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वाले टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कैपलर्स लॉ, कैपलर के नियम। वैसे इसको मैं थोड़ा सा और सही से बोलूं तो इसको हम बोल सकते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यानी ग्रहों की गति के कैपलर के नियम। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे प्लैनेट के मोशन के बारे में, है ना। प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला ही नहीं, डिटेल में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कैपलर्स लॉ क्या है, पूरी एक्चुअल में फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो कैपलर के लॉ हैं, कैपलर के 3 लॉ हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये लॉ एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, उनसे चुराए थे। हिस्ट्री ऐसा बोलती है, बस ऐसा कोई प्रूफ यानी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था कि ऐसा कह सकें, लेकिन हिस्ट्री बोलती है तो वही चीज मैंने आपको बता दी है। तो देखो कैपलर ने क्या बोला था उस टाइम। कैपलर से पहले लोग ऐसा मानते थे कि जितने भी प्लैनेट है ना, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य का चक्कर किसी सर्कुलर पाथ में लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में लगाते हैं। लेकिन जैसे कैपलर आए उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, वो सूर्य का चक्कर किसी इलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं। देखो इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में, यानी किसी क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ में, किसी बंद दीर्घ पथ में। ऐसे देखो इलिप्टिकल पाथ यानी इलिप्स में, इस तरीके से ये है आपका प्लैनेट, इस तरीके से चक्कर लगाती है। और सर्कल हो गया ये इस तरीके से नहीं, तो उन्होंने मना करा भाई सर्कुलर में नहीं, इस तरीके से चक्कर इलिप्टिकल क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ में लगाती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम आज इस चैप्टर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इलिप्स क्या है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ग्रेविटेशन का पार्ट है आपका 7 और लेक्चर नंबर होगा 42। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यानी ग्रहों की गति के कैपलर के नियम। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, ग्रहों की गति के कैपलर के नियम। कैपलर ने 3 लॉ दिए। कितने? 3। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करता हूं। ठीक है, फर्स्ट लॉ, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। इन्होंने क्या बोला, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने बोला ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह, हिंदी में भी बताऊंगा तो परेशान ना हो। ऑल प्लैनेट्स आर, और प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, क्लियर? इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। इलिप्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सभी प्लैनेट, सभी ग्रह सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि सर्कल में, इनसे पहले कैपलर से पहले यही मानते थे कि सभी ग्रह सर्कल में घूमते हैं, सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इन्होंने इस चीज को करेक्ट किया और इन्होंने क्या बताया, सभी ग्रह सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में, इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिनमें इलिप्स आपको मैं भी बताऊंगा, जिनमें इलिप्स के अंदर आपको पता है 2 फोकस होती हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त के अंदर 2 फोकस होती है, उनमें किसी एक फोकस पर आपको
सन मानना होगा एक फोकस पर। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको इलिप्स बताता हूं, इलिप्स होती क्या है। मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो ये है आपकी इलिप्स, क्लियर, ये इलिप्स का है सेंटर। ठीक है, ये इलिप्स का है सेंटर। इलिप्स को इतनी बोलते हैं दीर्घवृत्त। और इलिप्स के दो फोकस होते हैं, मान लो एक फोकस ये है और एक फोकस ये है। ठीक है, ये फोकस 1 लिख देता हूं और ये फोकस है आपका 2, दो फोकस होते हैं। तो किसी एक फोकस पर ही आपका सन होगा। ठीक है, तो ये सन है, ये सन है यहां, क्लियर। और यहां प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसके। तो देखो प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन को आपको क्या मानना है, एक फोकस पर। इसी लॉ को हम बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ठीक है, अब कुछ पॉइंट आप इलिप्स से रिलेटेड समझो। आप इलिप्स को आप समझो, इलिप्स आपने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखो ये इलिप्स का सेंटर है, तो इसके सेंटर से यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है ए। क्या है, ए। सेम इसके सेंटर से यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ए। अब अगर आप देखो यहां से लेके और यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ए और ए, 2a। इसी 2a को बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, यानी दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखो, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। सेम यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे भी क्या बोलते हैं, बी। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखो ये, तो बी और बी कितना हो गया, 2b। इसी 2b को बोलते हैं हम माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, यानी लघु अक्ष, दीर्घवृत्त का लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये इलिप्स का सेंटर है, सेंटर से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है, सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी वो होती है आपकी ए ई। क्या होती है, ए ई। ए आपको पता है डिस्टेंस है। इसको हम ए को हम सेमी मेजर एक्सिस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ए को सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि तो पूरी को तो हम 2a बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। इस ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। इस पूरी को क्या बोल रहे हैं, माइनर एक्सिस। इसलिए इस बी को क्या बोल देते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस। सेम इस बी को हम क्या बोल देते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, और 2b को क्या बोल देते हैं, माइनर एक्सिस। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसके सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से सन तक की जो डिस्टेंस है, फोकस तक की जो डिस्टेंस है, उसे बोलते हैं ए ई। यहां पे क्या है, इसेंट्रिसिटी। हिंदी में इसेंट्रिसिटी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। इसको बोलते हैं उत्केंद्रता। एक बार आप और कंफर्म कर लेना। ठीक है, उत्केंद्रता, इसे बोलते हैं उत्केंद्रता इलिप्स को। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को। क्लियर है। सेम यहां इसके सेंटर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, ए ई, फोकस तक की दूरी। क्लियर है। अब देखो अगर आपको इस फोकस के कोऑर्डिनेट देने हो तो कैसे देंगे आप, ये एक्स एक्सिस में, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ई कॉमा 0। ये इधर नेगेटिव एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए ई कॉमा 0। इतनी बात है, क्लियर है। तो अगर आप इलिप्स की इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का समीकरण, वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये थोड़ी चीज आपको जानना जरूरी था इलिप्स के बारे में। अब देखो ये जब प्लैनेट, कोई ग्रह इस इलिप्टिकल, क्लोजेस्ट इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा होगा सन के, तो एक ऐसी डिस्टेंस जरूर आई होगी जहां ये प्लैनेट इस सन के सबसे नजदीक रहा होगा और इस सन के सबसे दूर रहा होगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है,
तो आप देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं दूसरी इलिप्स बना लेता हूं, देखो यहां अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये इलिप्स है, ठीक है, और ये इसका सेंटर और ये आपका सन है, तो ये प्लानेट है जो घूम रहा है। अब आप देखो, अगर ये प्लानेट यहां आ गया तो क्या ये सबसे क्लोजेस्ट दूरी नहीं होगी, सबसे कम दूरी नहीं होगी? बिल्कुल, ठीक है, इसे बोलेंगे हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, प्लानेट कहां पहुंचे कि वहां सन से उसकी दूरी ज्यादा हो? अगर ये प्लानेट घूम के यहां आ जाए, यहां, तो क्या इसकी दूरी अब सन से सबसे ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल, इसे बोल रहे हैं हम क्या? फारदेस्ट डिस्टेंस। सबसे ज्यादा दूरी होगी, इसे बोल रहे हैं हम फारदेस्ट डिस्टेंस। मान लो क्लोज डिस्टेंस को मैं आर बोल रहा हूं और इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं? आर, यानी यहां से यहां तक की दूरी भी आर है और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है? आर। अब मुझे क्लोजेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे निकालना है सबसे पहले क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दैट इज आर। वो कैसे निकालेंगे? यानी ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? इस पूरी ए में से ये अगर आप घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो आर बराबर ए माइनस ए ई, ए कॉमन ले लो, बचा क्या? 1 माइनस ई। ये कैपलर के सेकंड लॉ में यूज होगी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। क्लियर है बात? आर बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस ई। अगर आप फारदेस्ट डिस्टेंस यूज करो, फारदेस्ट डिस्टेंस अगर आप निकालो, इसको भी मैं आर बोल रहा हूं, तो ये कैसे निकालोगे आप? यानी ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, फारदेस्ट डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है, यानी यहां से लेके सन तक डिस्टेंस। कैसे निकालोगे आप? ये आप निकालोगे, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या दे रखी है आपको? ये पूरा ए और प्लस ए कर दो आप, तो ये हो जाएगा आर बराबर ए प्लस ए। ए ब्रैकेट कॉमन ले लो, ये बचा 1 प्लस ए। ये आपकी क्या निकल के आ गई? फारदेस्ट डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और देख लो, जिस डिस्टेंस पर ये सबसे नजदीक है प्लैनेट सन के, उस डिस्टेंस को क्लोजेस्ट डिस्टेंस, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पेरीफेलियन। क्या बोलते हैं उसको? पेरीफेलियन। और जहां सन से ये प्लैनेट सबसे दूर है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फारदेस्ट डिस्टेंस। और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एफिलियन। क्या बोलते हैं? एफिलियन। ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया आपको, एफिलियन। और इसे क्या बोलते हैं? पेरीफेलियन। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे कैपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद अब आपको मैं कराऊंगा कैपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, नोट कर लिया? अब देखो कैपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ। अभी मैं लॉ नहीं लिख रहा हूं, कुछ कैपलर ने कुछ चीजें बताई थी, कुछ बातें बताई थी। इस लॉ को समझने के लिए पहले वो देखो आप। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। तो उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में सन के चक्कर लगा रहे हैं, उन प्लैनेट्स का जो रेखीय वेग है, उसकी जो स्पीड है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला? दूसरा पॉइंट, प्लैनेट moves faster when it is close to the sun and moves slower when it is farther from the sun. यानी इन्होंने ये बोला कि
जो प्लैनेट सन के अबाउट घूम रहे हैं इलिप्टिकल पाथ में, तो जो प्लैनेट सन के नजदीक होगा उस प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होगी, और जो प्लैनेट सन से दूर होगा उस प्लैनेट की स्पीड है वो क्या रहेगी, कम। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो मान लो ये मेरे पास यहां इलिप्स है, ठीक है, और ये इलिप्स का सेंटर है, और ये है आपका सन। क्या ये सन, क्लियर। अब देखो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो क्लोजेस्ट पाथ होगा वो यही होगा। तो यहां ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट यहां कैसे चलेगा, सबसे फास्ट चलेगा। प्लैनेट बोलो पी, नाम दे दिया मैंने इसको पी, तो यहां ये सबसे तेज चलेगा। लेकिन जैसे ही प्लैनेट ये यहां आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, यहां, ठीक है, यहां से यहां आ जाएगा, तो ये प्लैनेट कैसा चलेगा, यहां पर स्लो चलेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो आपको पता है अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, एफ बराबर जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर सन से प्लैनेट तक के बीच की दूरी है। यहां के लिए आर ये हो जाएगा, और यहां के जगह प्लैनेट यहां है तो यहां के लिए आर ये हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो आर सन से लेके प्लैनेट तक के बीच की दूरी है, तो अगर आप आर बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और आर अगर आप कम कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब देखो अगर ये डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम होने का मतलब है फोर्स का बढ़ना, तो फोर्स बढ़ जाएगी, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो सन उसको बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वहां फोर्स कम हो जाएगा, जब फोर्स कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए उन्होंने ये चीज यहां बताई। क्लियर बात है? अब देखो, अब मैं आपको लॉ बताता हूं, ये लॉ क्या था, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लो। इतनी बात क्लियर है? इस पॉइंट को मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, जब लॉ समझाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। देखो इन्होंने लॉ क्या बोला, इन्होंने बोला कि द एरियल वेलोसिटी मतलब क्षेत्र वेग, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ग्रह का क्षेत्र वेग इज कांस्टेंट, नियत रहेगा, इज कांस्टेंट, नियत रहेगा। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, यानी इस बात का मतलब ये समझ लो ये है कि अ प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन, यानी सेम टाइम में, इक्वल टाइम में, जब प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होगा तो सेम टाइम में, इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब क्या है, देखो जैसे ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है इलिप्स का, और ये आपका सन है, ठीक है। अब ये प्लैनेट मान के चलो यहां है, यहां से प्लैनेट यहां पहुंचा, करीब करीब यहां पहुंचा, ठीक है। तो कितने टाइम में पहुंचा, मान लो टी टाइम में पहुंचा, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इसने कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया इसने कवर किया, ये वाला एरिया, वो एरिया कितना है, ए एरिया, क्लियर, ए क्षेत्रफल। अब ये प्लैनेट यहां से चलकर यहां पहुंच गया, यहां, ठीक है, और यहां से फिर चलकर ये यहां पहुंच गया, कितने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, ये टी टाइम में। जितने टाइम में ये यहां से पहुंचा था टाइम टी में, उतने में ये यहां से यहां पहुंच गया टाइम टी में। तो इसने कितना एरिया कवर किया, इसने एरिया कवर किया इतना, यानी इसने भी एरिया ए कवर किया, यानी जितने टाइम में इसने एरिया ए कवर किया था उतने ही टाइम में इसने भी एरिया उतना ही कवर किया। जैसे मान के चलो ये प्लैनेट और आगे पहुंचा, यहां पहुंच गया, और यहां से पहुंचकर ये यहां पहुंच गया, कितने टाइम में, टी टाइम में। इसने कितना एरिया कवर किया, इसने इतना एरिया कवर किया, कितना, ए। यानी मैं ऐसा बोलूं कि
अगर टाइम फिक्स है, टाइम बराबर है दोनों के लिए, तीनों के लिए, इसके लिए सेम टाइम में एरिया ए, इसके लिए टाइम में एरिया ए, और इसके लिए भी सेम टाइम में एरिया ए कवर करेगा, ये बोला था सेकंड लॉ ने। अगर ये प्लैनेट 30 दिन में एरिया ए कवर कर रहा है, तो ये प्लैनेट भी यहां से यहां तक 30 दिन में एरिया ए कवर करेगा, और ये प्लैनेट भी यहां से यहां तक 30 दिन में बराबर एरिया कवर करेगा। तो अब प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया ने इक्वल टाइम। बात समझ में आ रही है? तो ये बोला था केपलर के सेकंड लॉ ने। अब देखो एरियल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? एरियल वेलोसिटी का मतलब है, इसको देख लो, इसका मतलब है dA ओवर dt, और ये क्या है? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग, dA अपॉन dt। अब सिंपल सा तुम इसको समझ लो, इसका मतलब ये भी तो होगा इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। देख लो, द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ऐसे समझ लो इसको कि देखो T1 टाइम में इसने एरिया कवर किया A1, मान रहे हो, इसने T2 टाइम में एरिया कवर किया A2, और इसने T3 टाइम में एरिया कवर किया A3। तो मैं अकॉर्डिंग टू केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि A1 बट्टे T1 बराबर A2 बट्टे T2 बराबर A3 बट्टे T3। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? यानी इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, वो क्या होगा? कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग। ये था आपका सेकंड लॉ। अब आप कुछ पॉइंट समझो, ठीक है? मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको समझो। नोट कर लिया है? देखो, ये इलिप्स है, ठीक है? अगेन वही सेम फिगर, ये सन है यहां, और यहां से प्लैनेट है यहां पहुंचा। इसने एरिया कितना कवर किया? इतना एरिया, ए एरिया, टी टाइम में एरिया ए कवर किया। ये प्लैनेट यहां पहुंच गया, और फिर ये पहुंच गया यहां। तो यहां से यहां तक टी टाइम में उसने भी एरिया कितना कवर किया? इतना। अब आप देखो, ये सन के नजदीक है ये प्लैनेट, यहां नजदीक है और यहां दूर है, तो डिस्टेंस यहां क्या होगी? यहां डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां डिस्टेंस कम होगी। क्योंकि आप देखो, अगर मुझे ये एरिया बराबर करने, अभी क्या बोला केपलर ने, क्या बोला कि ये दोनों एरिया सेम टाइम में क्या होने चाहिए? बराबर कवर करेगा प्लैनेट। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या रहेगा? सेम। ये कब बराबर रहेगा? जब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। ध्यान से सुनना, ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी? ज्यादा, और ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी? कम। क्यों? क्योंकि आप देखो, उसको भाई एरिया भी तो बराबर करना है, और यहां से प्लैनेट से लेकर सन तक की डिस्टेंस यहां क्या है? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है और यहां क्या है? डिस्टेंस कम है। यहां डिस्टेंस कम है, तो ये लीनियर डिस्टेंस, रेखीय दूरी क्या करेगा? ज्यादा तय करेगा। और यहां डिस्टेंस ज्यादा है सन से, तो रेखीय दूरी क्या तय करेगा? ये कम तय करेगा, क्योंकि इसको एरिया क्या करना है? बराबर तय करना है। तो क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि यहां ये डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, रेखीय दूरी, ये कैसी तय करेगा? ज्यादा, और यहां ये कैसी करेगा? तय कम, क्योंकि इन दोनों एरिया को उसको बराबर करना है। तो अब बताओ, जब ये डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, रेखीय वेग ज्यादा चलेगा, तो मान के चलो इसकी जो स्पीड है प्लैनेट की यहां से यहां तक, वो v1, और इसकी है भाई साहब v2। तो अब इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या ज्यादा वेलोसिटी या ज्यादा वेग नहीं हो चलना पड़ेगा? इसलिए क्या ये v1 v2 से ज्यादा नहीं होगा? बात मेरी समझ में आई नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, लीनियर डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, तो स्पीड यानी लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग भी तो ज्यादा चलेगा, और ये क्या चलेगा? तो डिस्टेंस कम चलेगा, तो वेलोसिटी भी कम चलेगा। क्यों? क्योंकि सन से इस प्लैनेट की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। ये वाली डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, फारदेस्ट डिस्टेंस। उसको एरिया बराबर करना है, इसलिए क्या चलेगा? ये कम डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि प्लैनेट कभी भी सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। स्पीड हमेशा अलग अलग होगी, हर पॉइंट पर स्पीड उसकी अलग अलग होगी। इस केस में इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, और इसकी स्पीड क्या रहेगी? कम। इतनी बात क्लियर है? तो v1 इज ग्रेटर देन v2।
ये सब पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो मैं इनको रफ कर रहा हूं, अभी कुछ और पॉइंट्स मुझे आपको समझाने हैं। देखो अभी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, वो क्लियर है, ठीक है। तो यहां से और आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड या लीनियर वेलोसिटी बोलो प्लैनेट की कांस्टेंट नहीं होती है जब वो सन के चक्कर लगाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो मैं बोल सकता हूं कि स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज नॉट कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है, कांस्टेंट नहीं होती है, नियत नहीं होती है। अब देखो लीनियर वेलोसिटी बोले तो v, और मैं यहां पे लिख रहा हूं एक चीज, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, जिसको किससे दर्शाते हैं, p से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर mb। अब देखो जब b कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट नहीं है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या p कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, तो मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का संवेग इज नॉट कांस्टेंट, वो भी नियत नहीं रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तीसरी बात, ये जो केपलर का सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग का संरक्षण नियम, ठीक है। और ये वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन चुका है और न्यूमेरिकल भी आपको मैं कराऊंगा, जो डबल ए में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, देखो ये यहां एक मेरे पास इलिप्स है, ठीक है, और ये इलिप्स का सेंटर है, और ये सन है, ठीक है। यहां क्या है, सन। अब ये प्लैनेट इसके अबाउट घूम रहा है, सन के अबाउट, मानो ये प्लैनेट यहां पहुंच गया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम है L1, कितना है, L1, ठीक है। और ये प्लैनेट घूम के यहां आ गया और इसका एंगुलर मोमेंटम है L2, क्या है, L2, ठीक है। तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। L क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, L1 बराबर L2, इसका और इसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एक बात देखो, आपको मैंने L का फॉर्मूला क्या बताया था, आई ओमेगा। जब मैं आपको रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा था, घूर्णन गति, उसमें मैंने आपको समझाया था L बराबर आई ओमेगा, ठीक है। तो L बराबर आई ओमेगा, तो मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जब L कांस्टेंट है तो ये भी तो लिख सकता हूं L बराबर आई ओमेगा, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। L बराबर आई ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। ये बात समझ रहे हो भाई, I ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। अगर I ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बन चुका है डबल ए के पेपर में। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब कुछ आगे की चीजें देखो आप, इसको मैं रफ कर दूं, इस वाले सेक्शन को देखो। अभी हमने L का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L का फॉर्मूला हुआ करता था R वेक्टर क्रॉस ये P वेक्टर। P यहां पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे तो P बराबर क्या होता है, mb, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रख दो m क्रॉस v वेक्टर। इतनी बातें क्लियर है। अब जब इसका वेक्टर प्रोडक्ट आप निकालोगे, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। तो L बराबर क्या आ जाएगा, एम बी आर साइन थीटा। तो थीटा यहां पे क्या है, V और R के बीच का एंगल है, तो थीटा यहां पे क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड R। इसके और इसके V और R के बीच का क्या है, एंगल है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको समझो, देखो ये एलिप्स है,
ये इलिप्स का सेंटर है और ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब एक प्लैनेट मान के चलो, एक प्लैनेट यहां पहुंच गया, घूमते घूमते यहां है, तो इस प्लैनेट की इस सन से डिस्टेंस क्या है, क्या है, r1, यानी r1 वेक्टर। ये डिस्टेंस क्या है, r1 वेक्टर। क्लियर। अब इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर होगी, इधर, v1 मान लेता हूं उसको, किधर होगी, इधर। अब इनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा क्या है, v और r के बीच का एंगल। क्लियर बात। अब मान के चलो यहां ये प्लैनेट यहां पहुंच गया, ठीक है, ये यहां पहुंच गया। क्लियर है। तो अब इसका प्लैनेट से, सॉरी सन से ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, वो मान लेता हूं मैं, कितना हो गया, r2 वेक्टर। कितना है, r2 वेक्टर। कितना डिस्टेंस है, r2 वेक्टर। इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी, यानी ये v1। इतनी बात क्लियर है, सॉरी v2, इसको v2 बोल देता हूं, v2। अब देखो ये जो एंगल है थीटा, वो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। मैंने थीटा क्या बताया था, v और r के बीच का एंगल। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग L1 है और इसका एंगुलर मोमेंटम L2 है, तो ये क्या रहेगा, L1 बराबर L2 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो L1 बराबर L2। तो अब देखो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं, L1 बराबर L2, ये कांस्टेंट रहेगा, अभी पढ़ाया था आपको। अब देखो L का फॉर्मूला क्या है, mv, इसको लिख देता हूं मैं, mv1r1। देखो प्लैनेट का मास तो सेम है, एक ही प्लैनेट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और डिस्टेंस क्या है, r1। और इसका क्या हो जाएगा, mv2r2। बात समझ में आ रही है, v2r2। तो m से m गया, बचा क्या, v1r1 बराबर v2r2। यही रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर आपकी लूसेड में सबसे लास्ट सवाल आपको दे रखा है। मैं आपको वो भी कराऊंगा और यहां से जो सवाल बना है वो भी आपको डबल वाला कराऊंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, x रूप में भाई साहब क्वेश्चन बन चुका है, यहां से पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है कि डिस्टेंस आपको दे देगा r1, इसकी वेलोसिटी v1 दे देगा, ये डिस्टेंस आपको दे देगा r2, ये वाली क्या निकलवाएगा, अब उस v2 निकलवाएगा। तो सिंपल ये रिलेशन यहां से आता है, ठीक है। अब देखो ये r1 क्या है, ये r1 ये वाली डिस्टेंस है, तो ये क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और r2 क्या, फार्दर डिस्टेंस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई थी केपलर के फर्स्ट लॉ में कि r1 बराबर यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, a1 माइनस e। और जो r2 फार्दर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने आपको, a1 प्लस e। तो मैं यहां पुट कर देता हूं, तो देखो v1 r1 की वैल्यू कितनी है, a1 माइनस e बराबर v2 r2 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस e, ठीक है। ये है आपका फाइनल, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट आपके थे केपलर्स के सेकंड लॉ से, क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इस पर। हो गया नोट। अब देखो, अब मैं आपको सबसे पहले लूसेंट वाला क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद कराऊंगा जो डबल ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में सबसे लास्ट में वो सवाल देखना आप, सबसे लास्ट में सवाल ये है कि देखो ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स का सेंटर है और यहां ये सन है, ठीक है। तो उसने क्या दे रखा है कि ये कोई पॉइंट है P, पॉइंट P पर यहां एक प्लैनेट है और इसकी सन से जो डिस्टेंस है वो दे रखी है d1। क्या दे रखी है, d1। और इसकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है क्या, v1। क्या दे रखी है, v1। अब ये बोल रहा है ये प्लैनेट किसी पॉइंट Q पर आ गया, मान लो ये यहां पर है, ठीक है, ये आ गया, ये प्लैनेट यहां पहुंच गया पॉइंट Q पर। तो अब इसकी जो डिस्टेंस है, अब इसकी जो डिस्टेंस है सन से, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है d2। कितनी है, d2। कितनी है, d2। तो अब इस प्लैनेट की जो स्पीड है v2 वो बतानी है क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में आपको दे रखा है d1 v1 का स्क्वायर अपॉन d2, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे उसने, है ना। ऑप्शन आप देख लेना, d1 v1 अपॉन d2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन उसने दे रखा है ऐसे ही कि d1 का स्क्वायर v1 अपॉन d2, इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है, क्लियर। तो अब खुद आप सोचो कि ऐसे केस में मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई थी कि हमेशा एंगुलर मोमेंटम
हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। तो भैया एल यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही अप्लाई आपको करना है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे केस में अप्लाई कर दो। तो भैया इसका एंगुलर मोमेंटम मान लो L1 है और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, L2, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। आप लगा दो, इसको पुट कर दो, इसका हो जाएगा m v1 d1 बराबर m v2 d2, वेलोसिटी मान लो v2 है उसकी, तो यही आपको निकालनी है। तो m से m गया, तो देखो आप सिंपल क्या निकालना आपको, v2 क्या हो जाएगा, v1 d1 अपॉन d2, ये आपका क्या निकल के आ गया, v2। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपका है बी इज करेक्ट, जाके देख लेना वो सवाल, सबसे लास्ट में सवाल है ये, ठीक है? बात है, क्लियर है? ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब मैं आपको डबल ए वाला क्वेश्चन कराता हूं जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो जो डबल ए में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही आसान है, अदरवाइज आसान सा सवाल नहीं हो पाता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ा करो डेप्थ में। 25 के लिए पढ़ा करो, 25 में से 25 हैं। मैंने ये देखा है, पूछता हूं भाई कितने मार्क्स आ जाएंगे इस बार, 15 तो ले ही आऊंगा ज्यादा ना है तो, 12 तो आ ही जाएंगे ज्यादा ना है तो। अरे भाई जब तुम 12 और 15 की सोच के चल रहे हो तो तुम खुद सोचो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी होगी। तो भाई मेहनत उस हिसाब से करो कि 25 आउट ऑफ 25। हम भी आपको यहां पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि 20 भी नहीं, 25 में से 25 में से 25 के लिए आप पढ़ा रहे हैं। और भरोसा करिए हमारे कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, बस आप लगातार वीडियोस देखते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? तो 25 में से 25 के लिए पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो था वो ये था कि if the radius of earth become half, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो आधी हो जाती है, then find the duration of time period of revolution। यानी जब पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तब आवर्तकाल बताओ वो कितने टाइम में चक्कर लगाएगी, कितने टाइम में वो चक्कर लगाएगी। पहले जो टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है आपको 24 घंटे का, कितने घंटे का, 24 घंटे का, ठीक है? तो अब आपसे टाइम पीरियड निकलवा रहा है जब उसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाए, आधी। ऑप्शन आपको गिवन है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 6 घंटे, ऑप्शन सी है 3 घंटे और ऑप्शन डी है 18 घंटे। ये आपको ऑप्शन दे रखे, ठीक है? तो करते हैं, देखो अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही तो आपको सिखाया था। तो एल क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल बराबर आई ओमेगा, ठीक है? आई ओमेगा, तो ये भी क्या होगा भैया, कांस्टेंट। तो आई ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। अब देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। टी यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड, और ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो यहां जब 2 पाई बाई टी पुट करोगे तो टी ऊपर पहुंच जाएगा, तो आई दैट इज टी ऊपर पहुंच जाएगा, टी अपॉन 2 पाई। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई डाउट? अब देखो अर्थ क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, और आई यहां पे क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। और मैंने आपको सॉलिड स्फीयर का, ठोस गोले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था, 2/5 mr²। क्या पढ़ाया था, 2/5 mr²। अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। पुट कर दो भैया यहां वैल्यू, 2/5 mr² t/2 पाई। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो भाई 2/π कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतनी बात क्लियर है? तो अब सिंपल है आपके लिए। अब देखो सिंपल है, अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है, पहले कंपैरिजन में आधा। तो सिंपल देखो, अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हो
तो मैंने एक दिन इस टाइप के क्वेश्चन करने की सबसे आसान तरीके सिखाए थे, लेकिन खैर आप देख लो, जब उसकी रेडियस आर है तब उसका टाइम पीरियड टी मान लो, क्या है टी। जब उसकी रेडियस आधी हो जाए r/2 तब उसकी टाइम पीरियड मान लो t डैश। तो इसको लिख सकते हैं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t डैश अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इस बात में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब देखो t डैश अपॉन t, ये भैया r ऊपर पहुंच जाएगा यहां, तो r से r खत्म, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 1/4। इतनी बात क्लियर है। ये क्या आ जाएगा कट पटा के 1/4 और t कहां पहुंच जाएगा इधर, t डैश बराबर भैया t/4 और टाइम पीरियड क्या दे रखा आपको पहले 24 घंटा, तो ये आ जाएगा 24/4, 4 का भाग दे दो 24 में, कितना आ गया 6 घंटे। तो जब उसकी पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाएगी तब वो कितना 6 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी। तो भैया आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 घंटे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। अब आपका लास्ट बचा केपलर का थर्ड लॉ, नोट कर लिया। अब देखो केपलर का थर्ड लॉ, ठीक, थर्ड लॉ देखो, ये एलिप्स है, ठीक है, लग नहीं रही एलिप्स, समझ लेना भाई एलिप्स है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है और यहां पर क्या है सन, ठीक है। अब देखो यहां एक प्लैनेट, ये प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, एक प्लैनेट ये घूम रहा है इस तरीके से, एक प्लैनेट ये घूम रहा है, ठीक है। अब सन की इस प्लैनेट से डिस्टेंस क्या है, इसको बोल दो P1 प्लैनेट, P2 प्लैनेट और P3 प्लैनेट, ठीक है। सन से इस प्लैनेट तक की डिस्टेंस है R1 और इस वाले की जो डिस्टेंस है वो है R2 और इस वाले की डिस्टेंस क्या है R3। मेरी बात समझ पा रहे हो, पहले वाले की सन से डिस्टेंस क्या है R1, दूसरे वाले की R2 और तीसरे वाले की क्या R3। अब तुम सोचो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी स्मॉल r बढ़ता जाएगा, जैसे प्लैनेट बढ़ता जाएगा सन से दूरी बढ़ती जाएगी, तो क्या अब इसको चक्कर लगाने में सन का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। भैया इसको तो पहले वाले को कम समय लगेगा, भैया इसने तो इतना पाथ कवर करना है, इसको भैया ज्यादा कवर करना है, इसको और ज्यादा कवर करना है, सिंपल। तो देखो ये लॉ ये था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। मतलब ये हो गया कि अगर आप जैसे से आर बढ़ाओगे, जैसे से ये डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, वैसे वैसे चक्कर लगाने में उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। डिस्टेंस कम करोगे तो टाइम पीरियड भी क्या लगेगा, कम, ठीक है। यही है आपका सिंपल सा लॉ, दैट इज थर्ड लॉ, ठीक है। सवाल मैं आपको करा चुका हूं, यानी आप देखें ग्रेविटेशन का पार्ट 6 के अंदर इस पर बेस सवाल करा चुका हूं। अगर आपने लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस पर मैं आपको 2-3 सवाल करा चुका हूं, ठीक है। लूसेंट के सारे सवाल आपको मैं करा चुका हूं। हाँ भाई, आज आपका फिनिश हो गया है ग्रेविटेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा आपको वो होगा आपका ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। पहले ऑसिलेशन करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे सरफेस टेंशन और फिर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशन देखते हैं SHM वाला, क्लियर है। अगर आपने लगातार वीडियोस नहीं देखी है ग्रेविटेशन की तो यूट्यूब बार में सर्च कर लेना ग्रेविटेशनल पार्ट 1 पार्ट 2 या ग्रेविटेशन साइंस फॉर डिफेंस, सारी वीडियोस देखें, लगातार वीडियोस देखते रहें और भाई 25 में से 25 के लिए पढ़ें, तभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 10-12 नंबर आ जाए बहुत है, नहीं यार, कंपटीशन बढ़ चुका है तो अब इसको हल्के में मत लो, ठीक है। तो चलता हूं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।